तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन बाद कहाँ थे। तो क्या था ना यार, एग्ज़ाम आने वाले थे और इसलिए मैं भी अपने आप में खो गई थी कि हाँ बस पढ़ना है पढ़ना है। अभी नया नोटिफिकेशन आया है जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो नेट कैंसिल हुआ था, यूजीसी नेट का पेपर जो 18 जून में था, अब वो होने वाला है अगस्त में। तो हमारे पास कितने अभी मान के चलो अगस्त में होने भी वाला है, तो 1.5 महीने मान के चलो, ये तो आप मान नहीं सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास 1.5 महीने हैं और हम उसमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे, ना कि ऐसा कि हम आपको भगवत गीता सुना रहे हैं और आप सुनिए जा रहे हैं। ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि हमें यदि हम देख पाएँ कि बहुत प्रशासनिक वाले शब्द जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो तो अपन पढ़ेंगे ही। और मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव भी है, तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव लगाएं, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इसमें कुछ कथन। क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अपन ने जो एक 18 जून में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था जो कि बोला था कि उसमें रोम से जिसका व्यापार होता था वो कौन सा, मतलब ये अपना राज था या फिर हम किस राजवंश की बात कर रहे थे। तो उसका आंसर क्या था, विजयनगर। यदि आपसे कुछ नहीं भी बन रहा है ना, तो उसमें रोम से जो व्यापार है वो लिखा गया था। अब भाई रोम से पाटलिपुत्र का तो व्यापार होगा नहीं, क्योंकि वो एक प्रकार से भू आविष्टित एक प्रकार से कह सकते हैं, वहाँ ठीक है गंगा नदी के किनारे है, लेकिन रोम वहाँ कहाँ करेंगे भाई, दक्षिण में ही होता था उसका व्यापार। तो उससे हम ये लॉजिक लगा सकते थे और उसका एक सही आंसर या करेक्ट आंसर हम उसको दे सकते थे, ठीक है। उसी बिहाफ पे मेरे को कुछ एक बुक थी, उसमें मेरे को ये बहुत सारे कथन मिले हैं जो मेरे को लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। और जहाँ तक पिछले वाला पेपर है उसको देख के मेरे को ऐसा लगा कि हमें ये भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें लगता है कि स्टार्टिंग करते हैं भाई। और आप सबका इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने भी व्यूज़ हो जाएंगे, मेरे लिए तो 50 व्यूज़ भी बहुत थे। तो चलो वही सीरीज़ मैं प्रयास करूँगी कि कंटिन्यू रह सके। हम यहाँ सबसे पहले बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण कथन के बारे में। यदि आपको ये साफ नहीं दिखाई दे रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। वो मैं आपको पढ़ाते जाऊँगी, बताते जाऊँगी कि इसमें लिखा क्या है। तो पहला जो है सेंटेंस, इसमें लिखा है सभी संस्कृतियाँ अगली जो उनकी अगली नहीं, ये जंगली है। सभी संस्कृतियाँ जंगली अवस्था, इसमें लगा है एक कॉमा और फिर ये बर्बर लिखा है। बर्बर अवस्था और सभ्यता की अवस्था से होकर गुजरती हैं, ये किसने कहा था, लुईस मॉर्गन ने। अपन को ये शब्द याद रखने हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, और जहाँ तक हो सके विदाउट ट्रिक याद करने की कोशिश करें, मेरा तो यही मानना है। और जहाँ ट्रिक ब्रेक वो होगी तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। चलो अब सिंधु सभ्यता, इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज दिया कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड ने लोगों ने कथन दिए हैं और वैदिक सभ्यता से, इसलिए हम अपन एक काम करेंगे, सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे और पूरा मॉडर्न तक चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहला कथन जो है इसमें लिखा है मेसोपोटामिया, और ये इसमें लाइट ज़्यादा होने के कारण इसमें दिख नहीं रहा होगा। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें लिखा है मेसोपोटामिया, प्रेरक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की, ये किसने कहा भाई, व्हीलर साहब ने बोला है। जब हम उसमें मत के बारे में बात करते हैं कि आर्य कहाँ से आए, तब भी वहाँ पे व्हीलर भाई साहब देखने मिलते हैं अपन को, ठीक है। इनको अपन को याद रखना है और नाम तो याद ही रखना है क्योंकि ये आगे भी आएंगे, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं हम, मिस्र तथा बेबीलोनिया। इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको बताते जा रही हूँ, इसीलिए आप ये मत बोलना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मिस्र तथा बेबीलोनिया के समान भारत में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व एक सर्वथा स्वतंत्र व्यक्तित्वशाली सभ्यता तथा संस्कृति थी। ये किसने कहा भाई, देखो ये है ना, ये इम्पोर्टेंट भी है। कैसे इम्पोर्टेंट है आप बोलोगे, ये कैसे इम्पोर्टेंट है, तो ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें बोला है कि मिस्र तथा बेबीलोनिया के समान भारत में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व एक सर्वथा स्वतंत्र व्यक्तित्वशाली सभ्यता तथा संस्कृति थी। अब मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोल रहा है कि इससे भी पहले व्यक्तित्वशाली सभ्यता और संस्कृति थी। तो ये किसने बोला, प्रोफेसर चाइल्ड ने। चाइल्ड आता है भी है और इनके बारे में इनने बहुत से मत दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं, आगे चलते हैं।
मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। इसने किसने बोला है? हंटर ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो का राजतंत्रात्मक शासन ना होकर जनतंत्रात्मक था, मतलब जनता का शासन था, ना कि राजा का। तो किसका, ये कौन से शहर की बात कर रहा है? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, किसने बोला है? ये हंटर ने। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शासन मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। इसमें धर्म की महत्ता थी। ये कौन बोल रहा है कि धर्म को ये लोग बहुत मानते थे? व्हीलर साहब बोल रहे हैं। अभी व्हीलर का हमने एक सेंटेंस और देखा था, कौन सा था ये जो है मेसोपोटामिया प्रेरक है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये भी व्हीलर ने बोला है। और इधर भी अपन ने व्हीलर साहब का एक और सेंटेंस देख लिया है जिसमें ये जनतंत्रात्मक की बात कर रहे हैं। जनतंत्रात्मक हंटर ने भी बात की थी और अभी ये भी बोल रहे हैं। बट अब देखते हैं हम आगे, है ना। ये तो हम आगे बढ़ते हैं। एक लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का मुख्य कारण विशाल पैमाने पर जल प्लावन था। जल प्लावन मतलब कि जल का भर जाना। प्लावन वाला सिद्धांत हमने देखा तो है ना। इधर ये प्लावन, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इधर ये इस तरीके से भर जाता है, उसको प्लावन बोलते हैं, जल प्लावन। ये किसने बोला? M.R. साहनी ने। साहनी ने बोला है जल प्लावन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ लिख भी लेना। मेरे को तो ये लगता है कि ये हो सकता है कि कभी कभी डायरेक्ट जल प्लावन दे दे और अपन को सही जोड़ी मिलाने के लिए बोल दे, इस साइड M.R. साहनी और इस साइड जल प्लावन, इस टाइप के। अब देखो, बाढ़ के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है जी, ये मार्शल ने दिया था, मैके और मार्शल। बाढ़ वाला बहुत याद कर रखना। ये 3-4 हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला जल प्लावन किसने दिया था? M.R. साहनी ने। बाढ़, मैके और मार्शल, ये सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बोल रहे हैं। इसका मेन रीज़न जल प्लावन था, ये बोल रहे हैं बाढ़ था। और ये बोल रहे हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कौन बोल रहा है? ऑरेल स्टाइन। हम यदि 2 साल पहले के करंट अफेयर की बात करें तो स्टाइन से हमें क्या याद आ रहा है? स्टायरीन गैस जो विशाखापट्टनम में लीक हुई थी, ठीक है, वो एक प्रकार का केमिकल था। मतलब भाई, जलवायु परिवर्तन हो रही, केमिकल चीज़ें, ये सब लोचा वगैरह हो रहा है। सॉरी, मेरी लैंग्वेज ऐसी है क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ यार, इतनी मतलब मेरे से नहीं आती, तो आप मेरे साथ कोऑपरेट कर लेना भाई। जलवायु परिवर्तन, ये याद रखना। ऑरेल स्टाइन मतलब कि कुछ ऐसा केमिकल से रिलेटेड है, और ये जलवायु परिवर्तन भी उसी से आप लिंक कर लेना हो शायद। तो चलो ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण कौन बोल रहा है? गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। अब इन दोनों का देखो सेम, मतलब इन दोनों का एक साथ आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशी आक्रमण के कारण और आर्यों के आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये किसने दिया है? गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। ये बहुत ज़्यादा हमें मतलब एक UPSC में देखने भी मिलता है क्वेश्चन, और MPPSC या फिर आपके स्टेट में भी बहुत बार आपने देखा होगा कि किन 2 स्थानों को हम जुड़वा राजधानी बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये हड़प्पा है और दूसरा है मोहनजोदाड़ो। तो ये किसने बोला है? वास्तविकता में किसने बोला है? ये स्टुअर्ट पिगट ने बोला है। ठीक है, आज हमें ये भी देखने को मिल गया कि ये बोला किसने है। अब हम चलो, ये कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में कौन सी चीज़ कहाँ है और किस चीज़ का जिक्र किया गया है, ये मैंने अपने नोट्स में लिखा है। शायद हो सकता है कि आपको उसमें समझ में नहीं आए, इसीलिए मैंने सीधा बुक से ही एक पेज लिया और बनाया। क्योंकि देखिए, आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो हो सकता है कि हम इसी से पढ़ें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अन्यायी राजाओं को, अब ये आपको ये समझ में ना आए तो मैं तो हूँ ही, अन्यायी राजा को प्रजा दंड दे सकती है तथा उन्हें राज्य से बहिष्कृत कर सकती है। मतलब ये इसमें बोल रहे हैं, ये जिक्र किस में है? अर्थववेद में। अर्थववेद के अकॉर्डिंग यदि कोई राजा है और वो प्रजा के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, मतलब कि उन पे अत्याचार कर रहा है, तो क्या प्रजा जो है उसको बहिष्कृत भी कर सकती है। ये ना हमारे अर्थशास्त्र में भी लिखा है। अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र कौन से अर्थशास्त्र में लिखा है? जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि यदि राजा प्रशासन मतलब या प्रजा के अकॉर्डिंग या उनके उस पर ना चले या उनके रक्षा ना करे तो लोग उसको बहिष्कृत कर सकते हैं। ये चीज़ अर्थववेद में भी लिखी हुई है। ठीक है, दूसरा है, राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। मृत्यु लोक का देवता, इसमें ये भी कहा
अर्थवेद का बोला, मतलब एक साइड तो अर्थवेद ने देवता बना दिया राजा को, और दूसरे साइड बना दिया कि भाई यदि वो सही ना चले तो उसको निकाल दो। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं राजा की अच्छाई और बुराई एक ही चीज़ में दी हुई है, इससे अपन को कंफ्यूज भी नहीं होना है। अब हम आगे देखते हैं। एक देवासुर संग्राम हुआ, बार बार पराजित होने के पश्चात देवता उन सब निष्कर्ष पे पहुँचे जो कि राजा विहीन होने, मतलब कि राजा विहीन मतलब कि एक ऐसी सेना या फिर राज्य जिसमें राजा ही ना हो, राजा विहीन होने के कारण ही हमारी पराजय होती। उन्होंने सोम को अपना राजा बनाया और पुनः युद्ध किया और इस बार उनकी जीत हो गई। ये चीज़ कहाँ लिखी है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। विदेह माधव ने वैष्णवर अग्नि को मुँह में धारण कर लिया और वृत्त नाम लेते हुए, वृत्त नहीं है ये घृत है, घृत नाम लेते ही वह अग्नि पृथ्वी पर गिर गई तथा सब कुछ जलाती हुई पूर्व की तरफ बढ़ी और पीछे पीछे विदेह माधव और उनका पुरोहित जो है गौतम राहुगढ़ चला। ये किसमें लिखा है? सतपथ ब्राह्मण में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक बात 23 जून की, जो कि हुआ था MPPSC का पेपर, अभी हाल ही की बात है। और उसमें ऐसा कुछ आया था कि नर्मदा नदी का जिक्र किस ब्राह्मण या किस उस वेद में किया गया है, तो ये सतपथ ब्राह्मण उसका आंसर था और ये आया हुआ था। तो आप इसको सीरियस लें, और जो जो हमने अभी इसके पीछे भी पढ़ा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसती है। ये वैदिक ऋषि अंगिरस ने बोला है और ऋग्वेद का 9वें मंडल में इसमें जिक्र है। ये आपने हज़ारों बार पढ़ा होगा नो डाउट, लेकिन हमने एक बार और रिपीट कर लिया क्योंकि 9 या 10 इन दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये है 9 में। राष्ट्र जो है राजा के हाथों में हो और मरुत बृहस्पति इंद्र एवं अग्नि उसे दृढ़ से बनाए। ये भी कहाँ हमारा जिक्र है? अर्थवेद में। देखो अर्थवेद में 2-3 चीज़ें हो गई हैं जो राजा से रिलेटेड है ना। पहला हम देख लेते हैं कौन सी थी। ये बहिष्कृत कर सकती है प्रजा यदि राजा उसके अकॉर्डिंग ना चले। दूसरा, राजा परीक्षित के बारे में भी अर्थवेद में बताया है। तीसरा जो हम देख रहे हैं इसमें भी राजा के बारे में ही राष्ट्र बताया और राजा के हाथ में क्या क्या हो वगैरह वगैरह बताया, ये भी अर्थवेद में ही बताया। ठीक है ना। अब विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसके बाहुओं से क्षत्रिय, ये भाई जो तुलना की गई है ये कहाँ? पुरुष सूक्त में की गई है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख है। हमने ये तो पढ़ा है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कहाँ है? पुरुष सूक्त में है, 10वें मंडल में है। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सब भी है जिसमें तुलना की गई है, ये सब भी लिखा है। सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, ये भी क्वेश्चन है MPPSC अभी हाल ही में 2024 में आया हुआ है। 23 जून का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें अर्थवेद आया हुआ था, और ये सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, ये क्वेश्चन आया हुआ था। सत्यमेव जयते, ये हमने 1000 बार पढ़ा है, मुंडकोपनिषद में इसकी बात की गई है। तो हमारी जो शब्दावली थी, मतलब महत्वपूर्ण जो कथन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब हमने आज कौन कौन से कंप्लीट किए? एक सिंधु घाटी सभ्यता कर ली और एक वैदिक सभ्यता कर ली, तो ये दोनों तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा और बचा है जो कि हमें पढ़ना पड़ेगा। इसी में अस्तोमा सदगमय कहाँ है? ऋग्वेद में। ये हमें याद रखना है कि कहाँ लिखा है अस्तोमा। अहम ब्रह्मास्मि अस्मि, ये सब अलग अलग वेदों में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। छंदोपनिषद भी हैं, सतपथ ब्राह्मण भी हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण भी हैं। हम सब की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस में लिखी हैं, अभी से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बहुत अच्छी एक मैं बुक लेके आई हूँ मार्केट से, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगवाने की कोशिश करूँगी, उसका डिटेल भी बताऊँगी। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ बने रहें और कोशिश करें। और हाँ, इसमें आपको लगेगा कि कंटेंट की कमी है या फिर आप प्रीपेड ये कोर्स वोर्स, ये मेरा कुछ भी नहीं है, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, बस हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। आर्यों का आदि देश भारत का ब्रह्मर्षि देश है, ये कहाँ किसने बोला है? गंगानाथ झा ने। गंगानाथ झा ने ये चीज़ बोली है। सॉरी, ये मैंने निशान लगाए हुए हैं यार ऑलरेडी बहुत पहले से। ये आर्यों का आदि देश का ब्रह्मर्षि देश था, ये चीज़ किसने बोली है? गंगानाथ झा ने। और सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का मूल स्थान है, ये किसने बोला है? हमारे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। आपको बार बार पढ़ना है, बार बार लिख लेना है, बल्कि मैं तो आप तो लिख लो, जो चीज़ याद ना हो वो आप लिख लो।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि एकदम बेकार सी क्वेश्चन है, लेकिन यही बेकार क्वेश्चन कभी कभी हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक हम बहुत करते हैं ना। तो ये तो हमारा अपने लूसेंट में मिल जाता है कि आर्य की आगमन कहाँ से हुआ है या फिर वो कहाँ से आए हैं, अपने उसमें किस किसने क्या क्या बोला है। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया से था। भाई मध्य एशिया से किसने? मैक्स मूलर ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी मत है और मैक्स मूलर की ये मत को मान्यता भी है। कब दिया था? 1859 में। ये वर्ष भी याद कर लेना, क्योंकि मैक्स मूलर का ही मान्य है अभी तक मत। अभी जो है आर्यों का आगमन इसने बोला था कि मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट से हुआ है। ये बहुत ज़्यादा मत मान्य है, इसीलिए इसको अपन को याद रखना है। इसका मूल निवास बैक्टीरिया आई मीन। तो ये किसने बोला? जी रोड ने बोला है। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब मध्य एशिया ही समझ लो। और हमने देखा है जीडी रोड बना था, जीडी रोड। अब रोड कहाँ तक बना था? मान लो बैक्टीरिया तक बना था, तो किसने बोला है? जीडी रोड ने। ठीक है, जैन अवस्था में भी इसका जिक्र भी होता है। जैन अवस्था, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैन अवस्था क्या था? ईरानी ग्रंथ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हड़प्पा सभ्यता में है उसमें मिलती हैं, मैच खाती हैं मतलब। और आर्यों का जो ग्रंथ है उसमें भी बहुत सारे शब्द इसके मैच खाते हैं। आर्यों का आदि देश हंगरी तथा डैन्यूब घाटी था। ये किसने बोला? गाइल्स ने बोला। ठीक है, हंगरी और डैन्यूब घाटी। अब हमें इसको कैसे याद रखें? देखो गाइल्स लिखा है यहाँ तक, गाइल्स मतलब गाल। भाई जब हम भूखे रहते हैं, हंगरी रहते हैं, हंगरी, तो एकदम गाल बिल्कुल बहुत डल हो जाता है। गाल मतलब चीक्स एकदम बहुत रूखे सूखे से होते हैं, ऐसा लगता है डेंगू टाइप हो गया। तो डैन्यूब किसने बोला है? सॉरी, गाइल्स ने। अब हम देखते हैं आर्य तिब्बत के मूल निवासी थे। ये दयानंद सरस्वती ने बोला। ये मत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भारतीय ने दिया है। 2 आगे भी मत थे, वो भी भारतीय ने दिए थे। हमें बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। जो आपको नहीं आता वो तो नोट करना ही है, और बाकी जो आता है उसको भी देख लेना है एक बार। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को सब आता है, वो सबको आता है। जो आपको सब आता है ना वो सबको आता है, बट वो जो मेन पेपर में आना चाहिए तब बस नहीं आता। बातों को हल्के में ना ले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे देखते हैं। उत्तरी ध्रुव से आ रहे थे। ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक। ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और ये जो उत्तरी ध्रुव वाला है ये जो है बहुत आम सा है, मतलब कि भाई बहुत लोग बोल चुके हैं। मेरा मतलब है कि बाल गंगाधर तिलक का ये जो मत है बहुत बार हमने पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये कॉमन है। दयानंद सरस्वती और इनका बहुत कॉमन है। मैक्स मूलर का भी हम याद रखेंगे। हंगरी डैन्यूब का ये गाइल्स द्वारा बोला गया है, ये भी हम याद रखेंगे। चलो ये कथन तो हो गए हैं सारे के सारे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये मैंने क्यों लिखे हैं? एक दो पेज में लिख डाला, और आप सोचेंगे इसके बारे में नहीं पढ़ाएगी क्या? तो मैं ये डिटेल से मैं खुद पढ़ा दूँगी। इसके बाद जो हमें नीचे जो हम पेज है उसको हम जल्दी जल्दी निपटा देंगे, क्योंकि यही सब नीचे लिखा है जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। अब मैं बस आपको क्या करना है, ईयरफोन लगा लेने हैं, या फिर मेरी बातों को बस ध्यान से सुनना है। मैं एक एक शब्द के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ, ठीक है ना? ठीक है, सबसे पहला शब्द है बोगस कोई। बोगस के क्या है? तो ये जो है ये मिडिल ईस्ट में एक स्थान है, जो कि 1400 ईस्वी पूर्व में एक अभिलेख है। मतलब स्थान या बोगस कोई जो है मिडिल ईस्ट में एक अभिलेख है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं के बारे में उल्लेख है। ये 4 वैदिक देवताओं हमारे मतलब हमें क्वेश्चन ना ये घुमा देता है। क्यों? 4 देवता दे देता है, उसमें से 3 तो वही देता है, चौथा एक गायब कर देता है। दूसरे ऑप्शन में पता चले 2 दे दिए, 2 नहीं दिए। तो इस तरीके से हमें कंफ्यूज कर सकता है। हमें चारों याद करने हैं। कौन कौन से हैं वो? इंद्र तो है ही, मित्र, वरुण और ये नाशत्य भी याद रहेगा, इंद्र मित्र भी याद रहेगा, वरुण भी है, हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिग्राफी। शायद इसी बार जो यूजीसी नेट का पेपर है इसमें एपिग्राफी आया था, जहाँ तक मुझे याद है। पेपर फर्स्ट में या पेपर सेकंड में, डोंट नो बाय, बट है प्राचीन। इसमें क्या है? प्राचीन अभिलेख जो हैं, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। और न्यूमिस्मेटिक्स, यदि ये आपको समझ में नहीं आए तो मैं लिख देती हूँ न्यूमिस्मेटिक्स।
हाँ, तो इसका क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन। इसमें हम क्या कर रहे थे, अभिलेखों का अध्ययन, और न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन। हाँ, चौथे नंबर पे देखते हैं, ये क्या है, संहिता। जो संहिता है इसका क्या मतलब होता है, चारों वेद। एक हिसाब से संहिता मतलब चारों वेद होते हैं, मतलब कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को ही संहिता बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अवस्था, ये ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, और इससे ऋग्वेद में जो बातें हैं बहुत सारी, ये इसके वर्ड्स मैच होते हैं, मतलब बहुत सारे शब्द हैं इसके और इसके बहुत ज़्यादा मैच होते हैं। गविष्ठी मतलब गाय होती है। ठीक है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होता कि गविष्ठी क्या है, ये सब हमें बहुत अच्छे से पता है। गविष्ठी मतलब कि गाय से रिलेटेड, गाय की खोज। ऋग्वेद में युद्ध के पर्याय के रूप में इसको यूज़ किया गया है। मतलब जब भी पहले क्या होता था, ऋग्वेद में जो युद्ध हैं वो किसी राज्य के लिए नहीं होते थे, वो गाय के लिए होते थे। ठीक है ना, और जब कोई गाय चुराता था तो बहुत बड़ा दंड भी दिया जाता था, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं 7वें नंबर पे। गढ़ क्या है, गढ़ मतलब जनता। सिंपल सी बात है, जनता का समूह गढ़ ही कहलाता है। अब जैसे हम पढ़ते हैं पॉलिटी में गणराज्य, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। अभी हमने एक देखा था गणतंत्रात्मक, एक वो था। गणतंत्रात्मक बोल लो या लोकतंत्रात्मक बोल लो, एक ही बात है भाई, लोगों का तंत्र या फिर लोगों की शक्ति, एक हिसाब से समूह गढ़ कहलाता है। अब देखते हैं हम दशरथ युद्ध, दशराग्य युद्ध। इसमें क्या है, इसमें सुदास की विजय हुई थी। इसमें आर्य थे, पांच अनार्य थे। इन दोनों के मध्य मतलब युद्ध हुआ था। इसी को दशराज युद्ध कहते हैं। और इसमें नदी इम्पोर्टेंट है। किस नदी के, उसमें रावी नदी के। ठीक है, रावी या पुरुषनी नदी, उसका पुराना नाम पुरुषनी नदी। ये भी पूछ लेते हैं कि भाई नदियों के क्या क्या नाम हैं, और सही जोड़ी में पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम 9वें नंबर का देखते हैं यज्ञ। ये यज्ञ आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे, बट इतने हैं नहीं, आपको घुमा सकता है कोई भी क्वेश्चन। ये अश्वमेध यज्ञ जो है, इसमें क्या करते थे हमने, यदि जहाँ तक आपको याद होगा, रामायण देखी होगी आपने। राम भगवान जब यज्ञ कराते हैं तो वो अपना एक यज्ञ के बाद घोड़ा दौड़ाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई वो जो घोड़ा है जहाँ जहाँ जाएगा और किसी ने यदि उसको नहीं रोका तो वो साम्राज्य उनके अंडर आ जाएगा। मतलब ये साम्राज्य विस्तार या साम्राज्य की जो सीमा है उसके लिए स्वतंत्र घोड़े को छोड़ देते थे। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। और अब देखेंगे नेक्स्ट राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ मतलब कि राज्याभिषेक जब होता था राजा का, तब ये पंडितों से राजसूय यज्ञ कराए जाते थे। आई होप कि आपको शब्द से ही क्लियर होगा। अब हम नीचे देखते हैं वाजपेयी यज्ञ। ये वाजपेयी यज्ञ क्या है भाई, राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, उसके लिए रथ दौड़ लगाते थे, रथ दौड़ कंपटीशन टाइप में, कि भाई हम में शक्ति है, हमारा घोड़ा, ये वो। ये वाजपेयी यज्ञ। अग्निष्टोम, यदि अग्नि लिखा है तो मतलब कि अग्नि के समक्ष हम अपने पापों को, जैसे पाप बहुत किए, पापों की इच्छाएं मतलब उसको कम करने के लिए, या स्वर्ग पाने के लिए ये सब करते थे, हवन वगैरह। और 13 है सूत्रामणि। सूत्रामणि में देखो, सूत्रामणि में थोड़ा सा यदि लिंक हो जाए तो तुम्हें सूत्रा या सुरा मतलब सुअर। ठीक है, सुअर मतलब एक हिसाब से पशु। तो इसमें सूत्रामणि जो है यज्ञ, इसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। आई होप कि आप ये रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, पुरुष में यज्ञ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये सूत्रा लिखा था तो सुअर की बलि देते थे, ये पुरुष लिखा है तो पुरुष की, एक स्वस्थ पुरुष की बलि दी जाती थी, जिससे कि भाई राजनीति वर्चस्व के लिए, ठीक है, उसके लिए पुरुष ही। देख लो ऐसे कैसे कांड होते थे उस समय। निष्क, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, और जब भी हम किसी से निष्क पूछे वो तुरंत बता देगा कि हाँ सोने के सिक्के, बट ये सोने के सिक्के मौर्यकाल की बात है बेटा। निष्क तो वैदिक ऋग्वैदिक में जो है आभूषण के लिए यूज़ होता था। तो पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि ये किस काल में पूछ रहा है निष्क का मतलब, तभी हमें ऑप्शन में टिक लगाना है। ठीक है ना। 16वां देखेंगे हम निग्रंथ। अब लोग डाल देते हैं कि हाँ भाई जैन जो रहते हैं वो निग्रंथ रहते हैं, वो निग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन असली क्या है, जो हमारे पार्श्वनाथ है, जो जैन तीर्थंकर थे ना, पार्श्वनाथ,
23वें नंबर के, तो उनके जो अनुयायी हैं ये कहलाते थे भाई नी ग्रंथ। ठीक है, अब देखेंगे दोनों एक साथ लिख गया है क्या, चलो कोई बात नहीं। देखते हैं 18 नंबर का पंच महाव्रत। अब ये आप पे न बने तो पता नहीं क्या बनेगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्तेय वाला चोरी, एक हो गया ब्रह्मचर्य। ये किसने जोड़ा? महावीर जी ने अपने 24वें तीर्थंकर जो हैं ब्रह्मचर्य इन्हीं ने ऐड किया था। ठीक है, केवल मतलब कि होता है एक हिसाब से इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं। उस सिद्धांत में जब अपने कर्म जो है, कर्म का अवशेष समाप्त हो जाए, मतलब हमने बहुत सारे कर्म उस टाइम के भी कर लिए और इस टाइम के भी हमने उसको समाप्त कर दिए, तो जो फिर स्टेज आती है उसको केवल बोलते हैं। केवल एक हिसाब से मोक्ष के बारे में बोल रहे हैं ये। ठीक है ना, हमने 19 जो शब्दावली है उसको कंप्लीट कर लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछते भी हैं, आप इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, 20वां देखते हैं हम, संलेखना विधि। अब संलेखना विधि किस में होती है? जैनों में होती है कि नहीं? तो जैनों में जो वो उपवास करते हैं और फिर जब लास्ट उनको लगता है कि हाँ हमारा समय आने वाला है, तो वो अन्न जल त्याग देते हैं और अपने मतलब मृत्यु हो जाती है फिर उनकी। ये संलेखना संथारा, ये उनकी 2 अलग अलग शाखा, दिगंबर और वो श्वेतांबर दिगंबर जो है, उनकी जो शाखाएं हैं उसमें ये अलग अलग विधियों द्वारा होता है। ठीक है, प्रतीत समुत्पाद ये आ सकता है, इसका आया भी है, मैंने पिछली बार भी देखा। ऑब्जेक्टिव जो हम लगाते हैं तो उसमें आता है। प्रतीत जो समुत्पाद है, मतलब कि किसी भी कार्य का क्या रहता है, एक कारण रहता है। ठीक है, और कार्य रहता है। कोई भी जब हम चीज़ को करते हैं वो कार्य और कारण से रिलेटेड रहता है, उसी को प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। मतलब कि कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य और कारण का सिद्धांत एक हिसाब से कह सकते हैं। ये ऑप्शन में आया है, मैंने देखा है और मैंने लगाया भी है। स्तूप मतलब कहते हैं भाई, इसका मतलब होता है किसी वस्तु का ढेर। आपको ये नहीं मानना है कि हाँ सांची स्तूप, ये स्तूप व्यवस्थित, बस ये लगा दिया ये स्तूप हो गया भाई, ये स्तूप नहीं। ये स्तूप का मतलब क्या होता है? वस्तुओं का ढेर, वस्तुओं का ढेर, वस्तुओं का ढेर। अब स्तूप जो शब्द है वो उसके बारे में सबसे पहले ऋग्वेद में चर्चा हुई थी। ठीक है, अब स्तूप में ही बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे छत्रप रहता है, छत्र रहता है, छत्रप रहता है, और प्रदक्षिणा पथ रहता है। ये जैसे 24वें नंबर में लिखा है प्रदक्षिणा पथ। इसमें क्या होता है कि हम चक्कर लगाते हैं, मतलब भाई जो मानते हैं, मान्यता रहती है, वो अपना एक चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और फिर वेदिका एक हिसाब से रेलिंग कहलाती है वेदिका। ठीक है, और हर्मिका भी होता है इसमें। हर्मिका आप लोगों ने सुना होगा या फिर आया भी था जून में, जो 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें हर्मिका शब्द पूछा गया था। तो हर्मिका मतलब क्या होता है? जिसमें हम हड्डी वाले अवशेष वगैरह रखते हैं ना किसी भी रिलेटेड, तो वो उसमें हड्डी वगैरह के अवशेष लिखते हैं हम हर्मिका में। ठीक है, चलिए अब आप कह रहे होंगे कि इसकी डिटेल मेरे को दे दो। तो ये जो पेज है इसमें देखो, बोगज कोई रोटेस्टा, ये जितना इम्पोर्टेंट नहीं था बाकी मैंने नहीं बताया आपको। ये देखो एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स और BCAD, ये सब आप पे तो बन जाएगा। ये मेरे को नहीं लगता कि आपको पढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमने संहिता पढ़ लिया, अवस्था पढ़ लिया, गविष्ठी पढ़ ली, है ना। वहीं दूसरी साइड हमने क्या क्या पढ़ लिया? यज्ञ कर लिए पूरे, अभी कराए मैंने, एक बार देख लेना ये सारे यज्ञ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये सब आपको एक बार खुद से भी पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने तो आपको डिटेल से बता दिया है। बाकी आपको पढ़ना हो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, और मेरे को कमेंट में भी बता देना कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी मैं जो इम्पोर्टेंट होगा भाई वो तो बिल्कुल पढ़ाऊँगी, उस तरफ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं हो सके तो ऑब्जेक्टिव भी हम करने की कोशिश करेंगे, कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव तो हम डेली करें, हो पाए तो सुबह शाम करें। कोशिश करूँगी मैं अपने आप को टाइम दूँ और आपके लिए भी टाइम निकालूँ। तो अगस्त में हमारा पेपर है, ये टारगेट लेके हमें चलना है। कब है? अगस्त में। हमारे पास 1.5 महीने हैं। देखो भाई, सबकी GF होती है, सबकी BF होती है, सबके रिलेशन होते हैं। ठीक है, बट अभी हमें चाहिए जॉब। ठीक है ना,
तो ये सब मोह माया को हो सके तो बहुत दूर रखो, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जी जान लगा दो अपनी, साम दाम दंड भेद में तो कहती हूँ चारों तरफ। अपने मोबाइल को करो बंद, रिश्तेदार जो ताने मारते हैं उनका बिल्कुल मत सुनो, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं। और 1 महीने इतनी खींच के पढ़ाई करो कि आपको फिर पढ़ाई करने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है ना। तो आज का वीडियो करते हैं एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं यदि ना आया हो तो, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।